सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र की चर्चा करने के क्रम में हम लोग आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है, तो सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र लेकर हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का आप कैसे बनाएंगे। कि ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है आप 50 में 50 स्कोर कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव कैसे आप लिखेंगे जिससे कि आपको 50 में 50 अंक है। क्या क्या सेंटअप एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, क्या उसका सही उत्तर है, इसको समझेंगे। तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। ये आप इससे आपको काफी नॉलेज होगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का सही तरीका क्या होता है। अगर ये तरीका आप सीख लेते हैं तो समझिए आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल बोर्ड परीक्षा दोनों में शानदार रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपका क्लासेस छूटा है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। यहां से शुरुआत हो रहा है सब्जेक्टिव प्रश्न का। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया ये पैराग्राफ है, अर्थात कि गद्यांश है, तो इसमें से आपको खोज कर लिखना होता है। तो ये पूरा आप पढ़िएगा और जो इसके नीचे आपको प्रश्न दिखाई देगा उसको यहाँ पे देखिए। जैसे प्रश्न दिया गया है कि किसी काम को पैसे के बारे में गांधी जी की क्या मान्यता थी, तो ये सभी सीधे सीधे पैसे से है। तो पैसे से आप उतना समझदार है, 10th में पहुंच चुके, इसको खोज खोज कर आंसर लिख लीजिएगा। 4 पैसेज पूछा गया जिसमें से आपको किसी 2 का आंसर दे देना है। इसको जैसे ही आप लिख पाएंगे, देखिए यहाँ तक पूरा पैसेज चल रहा है। इसके बाद आपसे मिलेगा कि निबंध लिखने के लिए 5 विषय दिया गया है, 10 अंक का है। कह रहा है किसी एक पर निबंध लिखिए। इसमें पहले क्या क्या प्रश्न आया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आया है देशभक्ति, दूसरा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तीसरा आपसे पूछा है जल संरक्षण, उसके बाद चौथा 5 ऑप्शन आपको दिया गया होगा। तो चौथा नंबर पे है देखिए जाति व्यवस्था, और 5वां नंबर पे है परीक्षा में कदाचार। इस 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे संकेत बिंदु दिया गया है। तो मैं 5 ऑप्शन बता दिया, 5 ऑप्शन महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा के बाद इसको लिखने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा। चलिए एक पर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं, सिखाता हूं कैसे निबंध लिखते हैं जिससे कि हमें 10 में 10 अंक मिले। तो ध्यान से देखिए हम लोग, चलिए निबंध पहले नंबर पे ही लिखते हैं देशभक्ति पर। किसी पे भी आप लिख सकते हैं, मैं ऊपर से ही एक आपको समझा दे रहा हूं। आपको एक ही निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि देशभक्ति के बारे में अपने को क्या क्या लिखना है सर। तो यहाँ पे संकेत बिंदु दिया गया। सबसे पहले आपको देशभक्ति का पृष्ठभूमि बताना है, उसके बाद देशभक्ति का क्या महत्व है, विश्व बंधुत्व से संबंध क्या है देशभक्ति का, फिर उपसंहार। इतना 4 बिंदु पे आप लिख देंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएगा अगर अच्छा से आप लिखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं क्या होता है, पृष्ठभूमि। अगर आप पृष्ठभूमि अर्थात की शुरुआत अगर आप अच्छा किए हैं, परिचय की शुरुआत अच्छा किए हैं, और उसके साथ साथ आपका उपसंहार अच्छा है, महत्व अच्छा है, तो समझिए बीच में आप कुछ गलत भी करते हैं तभी आपको शानदार रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2 आपको सीखना है ध्यान से। यहाँ पे देखिए देशभक्ति पर निबंध आपको कुछ इस तरह लिखना है। सबसे ऊपर है परिचय अर्थात की भूमिका। तो भूमिका आपको इसी तरह लिखना है जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी मातृभूमि, समाज और देश के प्रति प्रेम, सद्भावना और कर्म ही देशभक्ति है। इससे आप देशभक्ति की परिभाषा से शुरुआत करेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देश के प्रति भक्ति इसके प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि तभी देश सुखी और सुरक्षित रह सकता है। भूमिका कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं, और इसके अतिरिक्त और भी आप भूमिका में कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं जिससे कि आपका शानदार रिजल्ट आए। नहीं तो निबंध आपको अपने शब्दों में लिखना चाहिए। फिर आपको बताना है कि देशभक्ति क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि प्रत्येक देशवासी का अस्तित्व उसके देश से जुड़ा होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति से ही समाज तथा देश का संगठन सुदृढ़ होता है। यह व्यक्ति में प्रेरणा तथा कर्तव्य भावना भरती है। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद पूछा था देशभक्ति का क्या महत्व है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं देशभक्ति का महत्व देश की आवश्यकता के लिए है। यह देश की अपेक्षा होती है कि उसके सभी नागरिक उसके प्रति प्रेम, कर्तव्य, सेवा और सहृदयता भावना रखे, तभी देश तथा देशवासी का अस्तित्व कायम रहेगा। सबका विकास, सबका साथ तथा सबकी स्वतंत्रता कायम रहेंगे और देश में सुख, समृद्धि तथा कल्याण हासिल होंगे। उसके बाद उपसंहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं बोला शुरू में भूमिका और उपसंहार अगर आपका सही है तो समझिए आपको अच्छा अंक मिल जाएगा। तो उपसंहार आपको अंत कुछ इस तरह करना है, कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधे होकर अपनी देशभक्ति तथा कर्तव्य भूल जाते हैं। परिणाम होता है आपसी संघर्ष, मनमुटाव तथा कलह और अंततः देश का विघटन। अतः सभी व्यक्तियों को अपने तथा देश के स्वार्थ में सामंजस्य पैदा कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार स्वयं तथा देश दोनों के प्रति भक्ति विद्यमान रहेंगी। ऐसे आपको इंड करना है। कुल मिलाकर बात करें तो देशभक्ति पे हमको लिखना था, जैसे मैंने बताया ऐसे आप लिख देंगे तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ जोड़ना है, शब्द सीमा को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको समझना है देशभक्ति अर्थात कि देश से प्रेम, देश के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना क्या कहलाता है, देशभक्ति। तो इसी पे आपको लिख देना है। मैंने कुछ आपको की पॉइंट सजेशन दे दिया।
इसी पे भी आप लिख सकते हैं, आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो आप पैसे सॉल्व कर चुके हैं, पैसे भी आप देख लिए क्या क्या पूछा है। जैसे ही इसको आप सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन पे आपको दिखाई देगा, या तो आपको पत्र लिखना है, इसके लिए 5 अंक मिलेगा, या आपको संवाद लिखना है। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। चलिए दोनों हम लोग सीखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। अर्थात कि स्कूल में जो आपका निर्धन छात्र कोष बनाया गया, उसे कुछ राशि लेने के लिए उसे आपको सहायता होगा, इसके लिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना है। या आगे कह रहा है कि चिकित्सक और मरीज के बीच संवाद लिखें। एक डॉक्टर और रोगी कैसे आपस में बात करते हैं, इस पे संवाद लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आप एक लिख देंगे, 5 अंक मिल जाएगा। तो देखिए आपको दोनों सीख कर रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आपको लिखना होता है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, द्वारा वर्ग अध्यापक महोदय। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, यहाँ पे द्वारा है, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ विषय, तो विषय से यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, छुट्टी के संबंध में। आपको छुट्टी के संबंध में नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, विषय के जगह पर निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता लेने के संबंध में। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे सेवा में से लेकर ये सभी लिखेंगे, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। और फिर इसके नीचे यहाँ पे उसी तरह लिखा गया है, ऐसे आपको लिख देना है, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। मैं अत्यंत निर्धन परिवार का हूं, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूं, मैं निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूं। आशा है आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा और किसी विशेष प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका प्रिय शिष्य, अपना क्लास, ऐसे क्रमांक लिख सकते हैं, यहाँ पे दिनांक भी लिख सकते हैं। ऐसे आपको लिख देना है। पत्र यही होता है सही तरीका निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता पाने के लिए। इतना आप लिख देंगे, आपको 5 अंक मिल जाएगा। या दूसरा पूछा था कि मरीज और डॉक्टर के बीच में संवाद लिखना, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि मरीज डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है, प्रवेश करता है, मरीज बोलता है नमस्ते डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलते हैं नमस्ते, बैठिए, क्या तकलीफ है? मरीज मुझे बुखार है और गला खराब है, डॉक्टर लाइए देखे जरा, मुंह खोलिए। तो ऐसे ही आप कैसे एक आदमी बात करता है, यहाँ पे पूरा आप देख देख कर रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसी रूप में आपको लिख देना है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिखकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पे लास्ट यहाँ पे इसी तरह करना होता है कि मरीज ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, ऐसे आप लास्ट कर देंगे। ये 4 नंबर प्रश्न भी 5 अंक आपका कंप्लीट हो गया। आगे आपके बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न उत्तर। कह रहा है कि 10 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क से लेकर देखिए य तक। कह रहा है कि इसमें से किसी 5 का आपको उत्तर देना है। तो मैं 10 प्रश्न आपको समझाऊंगा, लेकिन 5 ही का उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्यों? आपको पहले पार्ट से चैप्टर में बताना है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस शब्द में लिखना है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही प्रश्न पूछा था कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। यहाँ से अगर आप लिख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो ऐसे आप लिख देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। 10 प्रश्न है, 5 ही का उत्तर देना है। मैंने 1 का उत्तर आपको लिखा दिया, कोई भी आप 5 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? मैक्स मूलर जो है राइटर, वो वास्तविक इतिहास किसे और क्यों मानते हैं? तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उत्तर आपको कुछ ऐसे याद रखना है और ऐसे ही आपको लिखना है। लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसके विकास तथा उसकी शाखाओं पर शाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। अर्थात कि मैक्स मूलर ने कहा कि किसी विषय के बारे में अध्ययन करना है तो उसका जो मूल उद्गम स्रोत है, जहां से उसका उद्भव हुआ है, वही उसका वास्तविक इतिहास है, क्योंकि वहां से ही उस विषय की मौलिक उसका विकास, उसका कितना शाखा पर शाखा, उसका जीवन में क्या मूल्य है, ये सभी वहीं से ज्ञात होगा। तो ऐसे आप उत्तर लिख देंगे, आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
तो 5 ही लिखना है, मैं 2 आपको बता दिया। तीसरा आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बदलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी के लिए जितने भी नामांकन किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उसमें स्व का बंधन अवश्य, अर्थात कि भले ही हम बोलते हैं स्वाधीनता का मतलब होता है आजादी, लेकिन पूर्ण आजादी नहीं है। देखिए चाहे आप स्वतंत्रता कहें, स्वराज कहें, स्वाधीनता कहें, इसमें सब में स्व आया है, अर्थात कि अपने अधीन रहकर ही हमें कार्य करना है। तो स्वाधीनता का सार्थक अर्थ यही लेखक बताते हैं। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे, आपको इसका भी पूरा अंक मिल जाएगा। ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न पे पूछा गया कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। चलिए इसका भी सही उत्तर देखते हैं। देखिए जो भी प्रश्न मैं शुरू में बोल दिया कि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण, देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो उत्तर आपको कुछ इस तरह लिखना है कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष सुख दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है। इतना आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए यहां से यहां तक आप लिख देंगे, आपका आंसर इस प्रश्न का कंप्लीट हो जाएगा। 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। मैंने आपको 4 प्रश्न का उत्तर शुरू से ही बता दिया, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि कवि घनानंद अपनी आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं। का उत्तर आपको कुछ ही शब्दों में लिखना है कि कवि अपनी प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम आंसुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। कभी अपना आंसू कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन में। क्यों, तो यहां पे हम लोग चर्चा कर ले। ऐसे आप उत्तर लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 5 ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। मैं आपको उत्तर लिखा चुका हूं, आगे और सब प्रश्न भी देख लीजिए, आपको जो याद होगा लिख सकते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है कवि प्रेमघन ने डफाली किसे और क्यों कहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ 5 ही बताया क्योंकि आपको 5 ही लिखना है। 6ठा है कि बारी किसे कहते हैं, मंगमा और लेखिका में बारी की रीति कैसे थी, ये भी आपके सेकंड हिंदी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी ने विपत्ति का ख्याल कर क्या इंतजाम किया, ये भी आप लिख सकते हैं, ढहते विश्वास से है। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है और क्यों, ये भी आप लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है बाड़ी कब 20 के समान हो जाती है। यही 10 प्रश्न पूछा गया, इसमें से आपको 5 का जवाब देना है। ये आपका 10 अंक का है, 2-2 अंक का प्रश्न था, तो इसमें से मैं 5 आपको बता दिया, वैसे आप लिख देंगे तो आपका ये भी 10 अंक कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए लगभग 100 शब्दों में है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है, दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। पहला कह रहा है दोनों आपको नहीं लिखना है, कोई एक आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 5 अंक मिल जाएगा, लेकिन 100 शब्द में लिखना है। पहला कह रहा है कि काम धाम के बाद रात को अपनी बिस्तर पर कहे बहादुर के लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, उसके बारे में विस्तार से लिख दीजिए। या दूसरा है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारा वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो चलिए दोनों में से पहला तो आपके कहानी से बहादुर आप पढ़े होंगे तो लिख देंगे। दूसरा भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं, कोई आपको एक लिख देना है। तो क्या प्रश्न पूछा है कि मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारा वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो देखिए सीखिएगा, ऐसे ही आपको इसका आशय स्पष्ट करना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की असीमता माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है, भक्त भगवान का सब कुछ है, भगवान का रूप वेश रंग कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उसके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरे अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात कि भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती, यही इसका अर्थ है। इस तरह आप लिख देंगे, आशय स्पष्ट आपका हो जाएगा और 5 में 5 अंक आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह प्रश्न समाप्त होता है। तो हिंदी का भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी सिखा चुका हूँ, सब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया। ऐसे आपको तैयार होकर जाना है फाइनल बोर्ड परीक्षा और सेंटअप परीक्षा में। आगे आपको सेंटअप एग्जाम का किसी भी विषय का प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है। यही प्रश्न पत्र आपको अगर डाउनलोड करना है या कोई इसका आंसर की देखना है, को अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर सिंपल सा इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है।
जैसे ही आप AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और आपके सामने दो वेबसाइट ओपन होगा। एक होगा arcareerpoint.in और दूसरा रहेगा arcareerpoint.com। तो जहां पे आपको ढूंढना है arcareerpoint.com वेबसाइट नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और दूसरे नंबर पोस्ट पे आपको दिखाई देगा 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की सभी विषय का। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के दूसरे नंबर पोस्ट 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आंसर की वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। आपको किसी भी विषय का आंसर की चाहिए तो उसके सामने जो बना है क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। जैसे मुझे मान लीजिए हिंदी का आंसर की चाहिए तो हिंदी के सामने बने हुए इसमें क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा। तो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए हिंदी का यहाँ पे लोगो आपको देख लेना है, हिंदी यहाँ पे लिखा रहेगा। हिंदी का आपके पास खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी आंसर की यहाँ पे अपडेट किया गया है 1 से लेकर 100 तक का आंसर की। यहाँ से आप देख देख कर अपना जो भी बनाना होगा, जितना प्रश्न आप बना सकते हैं अपना आंसर की मिला सकते हैं। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंचना है और जिस विषय का चाहिए, साइंस का तो साइंस के सामने, मैथ का तो मैथ का, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सभी अपना आंसर की प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।